Hello students, how are you? Hope so you are well and safe at home. So today on 3rd of July for class 12th chemistry we start another topic, that is molecularity of the reaction and order of the reaction by the integrated equations. Okay, so now we start with the molecularity. What is the meaning of the molecularity? What is the meaning of the molecularity of the reaction? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स जब हम ऐड करा रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन केमिकल ऐड करा रहे हैं, सपोज करिए सिंगल अगर हम कंपाउंड भी ऐड कराते हैं, तो डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में सिंगल टाइप का कंपाउंड ऐड कराया जाता है. हमने क्लास 10th में भी स्टडी किया, क्लास 11th में भी रेडॉक्स चैप्टर में स्टडी किया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं. अगर एक सिंपल डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल लें तो डिकम्पोजिशन में भी सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज होकर मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है. लेकिन जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो अगर डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोज होने के लिए वो कोलिजन करेगा, वो अपनी जैसे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा, क्योंकि आपने जो मेंशन किया है वो एक सिंगल इक्वेशन बैलेंस करी है जिसमें आपने सिंगल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन किया है. ठीक है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो मोर देन 1 होती है, क्योंकि आप जो अगर 1 ड्रॉप भी डालते हैं तो 1 ड्रॉप में भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट होते हैं. अगर आप एक से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स करते हैं तो एक से ज़्यादा कंपाउंड में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन करते हैं. जब कोलिजन करेंगे तो 2 चांसेस वहां रहते हैं. एक चांस ये रहता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और एक चांस ये रहता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि अगर 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, वो कोलिजन करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इफ वी हैव द 2 मॉलिक्यूल्स को हम 11th में स्टडी किया था केमिकल, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें कि हम स्फेरिकल शेप में लेते हैं, तो अगर हम स्फेरिकल शेप में लिया और मॉलिक्यूल्स अगर कोलिजन करेंगे तो कोलिजन करने के बाद में जब एक दूसरे से कोलिजन करेंगे तो कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के चांसेस हैं नहीं और प्रोडक्ट के चांसेस नहीं है. दोनों कंडीशंस हो सकती है, कोलिजन को तो कंपल्शन नहीं है. ठीक है, इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोलिजन के चांसेस हैं. क्लियर? और अगर कोलिजन के चांसेस पूरे हो जाते हैं तो प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस हैं और बनने के चांसेस नहीं भी हैं. हम यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोलिजन होता है, कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. क्लियर? तो जितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन करने के बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन. मॉलिक्युलरिटी क्या है? मॉलिक्युलरिटी कोलिजन करने के बाद में वन टाइम में जितने मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इंस्टेंटली इंटरमीडिएट नहीं बना रहे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. मींस जितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन करने के बाद में वन टाइम में कोलिजन करने के बाद में वो प्रोडक्ट में इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? मैंने कहा कि इंटरमीडिएट, हाँ हो सकता है कि इंटरमीडिएट के जस्ट बाद वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो जितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं, वो जो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन अल्टीमेटली जो आंसर हमारा मिल रहा है, अगर उन 2 रिएक्टेंट के या 3 रिएक्टेंट के आपस में कॉम्बिनेशन के बाद अगर आंसर क्रिएट हो रहा है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी. तो सिंपली वी कैन से द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. सो दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन. उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी. तो एक चीज तो यहाँ पे एक सिंपल क्लियरिटी होती है कि मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी ना तो फ्रैक्शन में होगी और ना ही 0 होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल कोलिजन ही ना करे. क्लियर? और वो प्रोडक्ट में फिर कैसे कन्वर्ट होंगे? तो बिना कोलिजन के कभी रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा. इट मींस मॉलिक्युलरिटी ना तो कभी 0 हो सकती है मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती. क्लियर? मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. ऐसा नहीं हो सकता किसी का हाफ मॉलिक्यूल और किसी का 1.3 मॉलिक्यूल और किसी का 2 पॉइंट समथिंग मॉलिक्यूल अटैक करेगा. नहीं, इट इज इम्पॉसिबल. वो कंप्लीट वर्किंग करता है. एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल कंप्लीट वर्किंग करेगा, कंप्लीट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वहां पे फ्रैक्शन के पार्ट्स नहीं होंगे. तो मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर में होती है. 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 से ज्यादा होने के चांसेस आप ये कह सकते हैं कि नलिफाइड है, बिल्कुल नहीं होते. 3 के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. बहुत रेयर केसेस में 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन करें. 3 मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है?
सपोज करो ये दो मॉलिक्यूल जिस टाइम में अटैक कर रहे हैं उसी टाइम में ये थर्ड मॉलिक्यूल भी उसी टाइम में अटैक करे जिस टाइम में ये दोनों कर रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी रेयर केसेस में होती है। क्लियर? और फिर एक टाइम में 2 के साथ में 2 और वर्किंग करें इंस्टेंटली, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है? सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3 होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, मैक्सिमम 3 हो सकती है, वो भी रेयर केसेस में होगी। क्लियर? मॉलिक्युलरिटी को थ्योरेटिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। मॉलिक्युलरिटी सिंपली हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, एलिमेंट्री का मीनिंग होता है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप्स में फिनिश होती हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हैं ऐसी जो एक से ज्यादा स्टेप्स में फिनिश होती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस कहते हैं। हाइड्रोजन peroxide H2O2 is converted into water and oxygen। ये मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 रिप्रेजेंटेशन आएगा। हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोज हो रहा है वाटर में और हाफ ऑक्सीजन में, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है 1, मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्लियर? इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है 1, H2 प्लस I2। अगर मैं H2 प्लस I2 की बात करूं तो डिकम्पोजिशन है ये HI का। ये किसका डिकम्पोजिशन है? HI का डिकम्पोजिशन। तो HI डिकम्पोज्ड होकर 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल आयोडीन फॉर्म कर रहा है, एंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, दैट इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मैं इन्हीं इक्वेशंस की स्टडी अगर मैं करता जाऊं तो बहुत सारी इक्वेशंस और भी हैं। सपोज bromide ion when react with bromate ion in acidic medium, it will form bromine and water। Clear? If we check this reaction, there are 6, 7 or 5, means 11 molecules are there। Okay? क्या इतने मॉलिक्यूल्स एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टास्क। इतने मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट, आप इसको बैलेंस करके देखिए तो आपको इक्वेशंस पता लगेगी इसमें मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल मेंशन किया कि 5 हो सकता है या 5 यहाँ पर आप चेक करके देखिए ये इक्वेशंस कितनी आएंगी। इक्वेशंस, इस इक्वेशंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 से ज्यादा हो, मतलब रिएक्शन में, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट होंगे कितने हैं? मोर देन 5। इस कंडीशन में अगर मैं इन्हीं 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर इसकी वर्किंग कर रहा हूं तो मैं तो कहता है कितनी मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। क्या इसकी इतनी मॉलिक्युलरिटी होगी? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। मैंने अभी आपको बताया कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल वन टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब किसी भी सिंगल इक्वेशन की रीडिंग करने के बाद में उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो जितने भी मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एक ही टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है जिसमें एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में फिनिश होती है, एक्चुअल में एक से ज्यादा स्टेप्स में इक्वेशन हो रही है, जिसको मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म का प्रोसेस है। मैकेनिज्म बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं और हर इक्वेशन का अपना एक अलग पार्ट होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप्स में फिनिश होती हैं उनके लिए मॉलिक्युलरिटी का मीनिंग होता है, मतलब उन्हीं के लिए मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी। सो मॉलिक्युलरिटी में क्या सिंगली है? ये थ्योरेटिकल पार्ट है। हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है। अगर उसके आगे मेंशन है कॉम्प्लेक्स सेक्शन है तो बिल्कुल डेड श्योर हो गया कि हम बिल्कुल नहीं बता सकते। 3 से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल है कंपल्शन है कॉम्प्लेक्स सेक्शन होगी, वो कभी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। 3 से लेस अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एलिमेंट्री हो भी सकती है और कॉम्प्लेक्स में भी हो सकती है। ठीक है? तो देयर आर बोथ चांसेस, दोनों तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। तो सिंपल ये है कि वो यूनिमॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब उसका सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। बाई मॉलिक्यूल मतलब उसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है? सो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी
जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं कोलिजन के बाद में, वो उसकी मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करता है। क्लियर? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या है। हमने कहा था ऑर्डर क्या है, किसी भी रेट लॉ में रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी पावर का जो सम है, ये ऑर्डर को डिफाइन करता है। रेट लॉ में रिएक्टेंट स्पीसीज की जो पावर्स हैं उनका सम किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर को। ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑर्डर 0 हो सकता है, क्लियर, और ऑर्डर की वैल्यू मोर देन 3 भी हो सकती है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होती। तो हमारे पास डिफरेंस निकल के आ गया, मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, ऑर्डर 0 हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए डिफाइन नहीं की जा सकती, लेकिन ऑर्डर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, वो एक मैकेनिज्म को शो करती है। ठीक है, अगर हम क्लास 11th की ही बात करें तो क्लास 11th में हमने हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडरिक एल्काइलेशन, फ्रीडरिक एसाइलेशन, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी, किसमें? बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे। जब हमने उसकी मैकेनिज्म लिखी थी तो ये भी डिस्कस किया था कि जिसमें कार्बोकेटायन बनते हैं वो कार्बोकेटायन वाली स्टेप सबसे स्लो स्टेप होती है। ठीक है, और जिसमें कार्बोकेटायन नहीं बनते उसमें जो इंटरमीडिएट वाली प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? सबसे स्लो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है, उस स्लोएस्ट स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो उसके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो हो सकता है कि वो कभी हम, जैसा कि मैंने वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा तो वहाँ पे हाफ O2 लिख के मेंशन कर दिया था, तो हो सकता है वहाँ पे हाफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जितने भी रिएक्टेंट दे रखे हो सारे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो स्लो स्टेप में, हो सकता है कि सारे रिप्रेजेंट कर रहे हो सकता है कि बैलेंस जब रिएक्शन हो रही हो तो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कुछ और हो और मैकेनिज्म के टाइम में वो नंबर्स कुछ और हो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हमको ऑर्डर डिफाइन करना है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जो उसकी स्लो रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन में जितने भी नंबर्स उसके रिएक्टिंग स्पीसीज के होंगे वो रेट ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उसको सम कर लीजिए, क्या निकल के आ जाएगा? ऑर्डर निकल के आ जाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, दोनों के लिए हम ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप होगी वहां से डिफाइन करेंगे, और जो एलिमेंट्री अगर सिंगल स्टेप में हो रही तो वो फिर जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। इस तरीके से मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर को हम डिफरेंस में ले सकते हैं। मैं एक बार फिर आपसे रिपीट कर दूं कि मॉलिक्युलरिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट नहीं होती है, वो हमेशा एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहे होंगे, इसलिए उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी, वो उसका ऑर्डर भी हो सकता है। क्लियर? किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जितनी भी स्टेप्स होंगे वो सबकी अपनी इंडिविजुअल्स मॉलिक्युलरिटी होती है। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर डिफाइन किया जा सकता है, वो भी किससे? उसकी स्लोएस्ट स्टेप से, क्योंकि सबसे स्लो चलने वाली जो रिएक्शन होगी वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक बाकी जितनी भी फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। अगर हम बहुत डीपली वर्किंग करें, बहुत डीपली बात करें तो किसी भी मैकेनिज्म में अगर 5 स्टेप्स हैं और एक स्टेप की बात करें जो सबसे स्लो चल रही है, तो रेस्ट ऑफ द जो 4 स्टेप्स होंगी वो तब तक फिनिश नहीं होती हैं, जब तक कंप्लीट नहीं होती हैं, जब तक कि वो जो स्लो वाली रिएक्शन थी जब तक वो अपने आप को फाइनलाइज नहीं कर लेगी। जब अपने आप को फाइनलाइज कर लेगी तो जो फास्ट होने वाली रिएक्शन थी वो भी अपने आप को क्या कर देती है? फाइनलाइज कर लेती है। इसका मतलब पूरी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कौन बता रहा है? वो स्लो स्टेप रिएक्शन बताती है। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।